हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हम लोगों की बात हुई थी, मैंने आपको 4 टॉपिक्स बताए थे जो पेपर 1 के 10 मार्क्स कवर करेंगे आपके। उसमें से फर्स्ट टॉपिक जो कि था इफ़ेक्टिव टीचिंग, वो हम लोग कंप्लीट कर चुके थे उसी वीडियो में। आज हम लोग जो पेपर 1 के टीचिंग एप्टीट्यूड का जो सेकेंड टॉपिक है, जो मैंने आपको बताया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है इवैल्यूएशन सिस्टम। इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। ये हमारी आउटलाइन रहने वाली है इस वीडियो की। क्या क्या देखने वाले हैं हम इसमें? व्हाट इज़ इवैल्यूएशन, मतलब कि मूल्यांकन क्या है, कैरेक्टर क्या होते हैं मूल्यांकन के, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इवैल्यूएशन, पर्पस ऑफ इवैल्यूएशन, क्यों किया जाता है इवैल्यूएशन, स्टेप्स ऑफ इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन करने की क्या स्टेप्स होती हैं, लेवल्स ऑफ इवैल्यूएशन। अब आप सोच रहे होंगे लेवल्स ऑफ इवैल्यूएशन क्या है दोस्तों, तो आपने सुना होगा नॉर्म, रेफरेंस, टेस्ट, ठीक है, नॉर्म, रेफरेंस, क्राइटेरिया, रेफरेंस, ठीक, और सेल्फ रेफरेंस्ड। ये 3 तरीके के इवैल्यूएशन किस तरीके से होते हैं, क्यों किए जाते हैं, कब किए जाते हैं, देखेंगे। एंड टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन में आप लोग जानते होंगे, समेटिव मतलब कि संकलन मूल्यांकन, फॉर्मेटिव निर्माणात्मक, एंड डायग्नोस्टिक। तो इतनी सारी चीज़ें आज हम लोग इस एक वीडियो में देखेंगे। और ये दोस्तों आपके अप्रॉक्सीमेट 2 मार्क का तो होगा ही होगा, 2 to 4 मार्क जो है आपका कवर कर सकता है, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इवैल्यूएशन और ये पूरा सेक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें प्रीवियस ईयर के पेपर जो हमने करे थे टीचिंग एप्टीट्यूड के 2019 का, उसमें हमने देखा था कि ये दोनों सेक्शन से भी हर शिफ्ट में क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की। अब हम लोग 1 by 1 इसको डिटेल में देखेंगे। व्हाट इज इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन को समझने के लिए दोस्तों ये 2 डेफिनेशन काफ़ी नहीं है। जो बोर्ड पे लिखा है उससे ज़्यादा आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अगर देखेंगे तो इवैल्यूएशन को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। पर टेक्निकल टर्म्स के लिए पहले हम लोग ये देखते हैं, फिर हम लोग इसको कॉमनली समझेंगे। अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द एक्सटेंट टू विच एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड बाय पीपल। टाइलर ने ये डेफिनेशन दी है। क्या कहा है उन्होंने कि इवैल्यूएशन क्या है? एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है ये पता करने की, डिटरमाइन मतलब ये पता करने की कि किस हद तक जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो बच्चे ने अचीव कर लिए हैं। क्या मतलब हुआ इसका? देखिए दोस्तों, जब आप किसी भी क्लास में जाते हैं तो आज आप उस क्लास में क्या पढ़ाएंगे ये आपका पहले से डिसाइड रहता है। ओके, क्या पढ़ाने वाले हैं, दैट आर योर एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। उससे बच्चे जो है उनके इंटेलिजेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा, उनके फिज़िकल एस्पेक्ट पे क्या फ़र्क पड़ेगा, उनके एस्थेटिक एस्पेक्ट पे क्या फ़र्क पड़ेगा, वो सब इन एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स के अंतर्गत आता है। क्या पढ़ाने वाले हैं वो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। तो आपने क्लास में जाकर के जो भी पढ़ाया है वो बच्चा सीखा है या नहीं, ये आप कैसे पता करेंगे? ये पता करने के लिए आप उनका इवैल्यूएशन करते हैं। इवैल्यूएशन में आप क्या करते हैं? आप उनका टेस्ट लेंगे, है ना। आप या तो ओरल टेस्ट ले लेंगे या उनको कोई आपने जो पढ़ाया है उस पर बेस्ड एक्टिविटी करने के लिए कह देंगे। ठीक, मतलब कि जो आपने पढ़ाया है वो बच्चा सीखा है या नहीं वो समझने के लिए आप एक टेस्ट लेंगे। वही क्या कहला रहा है यहाँ पर? इवैल्यूएशन कहला रहा है। अब इवैल्यूएशन इज़ नॉट सिंपली कि आपने टेस्ट ले लिया, उसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व है। अभी जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा कि सिर्फ टेस्ट लेना ही इवैल्यूएशन नहीं है, उसमें बहुत सारी चीज़ें जुड़ती चली जाती हैं। ठीक है, तो बाय डेफिनेशन अभी आप इतना समझ पाए कि ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है इवैल्यूएशन, जिसमें आप ये पता करते हैं कि बच्चे को जो आपने पढ़ाया है वो किस हद तक पढ़ पाया है या समझ पाया है। ठीक है, या फिर इवैल्यूएशन इज सिस्टमेटिक प्रोसेस अगेन
ऑफ कलेक्टिंग एविडेंसेस, इस बात के सबूत इकट्ठे करना सिस्टमेटिकली कि बच्चे ने क्या अचीव किया है, क्या प्रोग्रेस की है इन बोथ कॉग्निटिव एंड नॉन कॉग्निटिव एरियाज। कॉग्निटिव मतलब मेंटली वो उस चीज़ को कितना समझा है, फिजिकली और एस्थेटिकली वो उस चीज़ को कितना ग्रास्प कर पाया है, ये आप इवेल्युएशन सिस्टम से पता लगाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगी डेफिनेशन इवेल्युएशन सिस्टम की। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है इसमें, दैट इवेल्युएशन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इस लाइन को दोस्तों समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या मतलब हुआ कि इवेल्युएशन जो है एक इंटीग्रल पार्ट है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का। देखिए दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बताऊं, विदाउट इवेल्युएशन जो है आप टीचिंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और विदाउट इवेल्युएशन कोई बच्चा लर्निंग भी नहीं कर सकता है। इसको हम कैसे समझें? देखिए, इवेल्युएशन में क्या होता है, जैसे ही आप क्लास में जाते हैं तो आप क्या करते हैं, कोई टॉपिक पढ़ाने वाले हैं तो पहले बच्चों से उस टॉपिक से रिलेटेड आसपास के कुछ क्वेश्चन पूछते ही होंगे। पूछते हैं, बहुत अच्छी बात है, मतलब कि यू आर इवेल्युएटिंग द प्रायर नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट ऑन पर्टिकुलर टॉपिक। जो टॉपिक आप पढ़ाने वाले हैं उससे रिलेटेड उन्हें कितना नॉलेज है ये आप पता कर रहे हैं उन बातों के दौरान, उन क्वेश्चंस पूछने के दौरान। मतलब कि आप क्या कर रहे हैं, उनका इवेल्युएशन कर रहे हैं कि वो बच्चा पहले से कितना जानता है। ठीक है, तो इवेल्युएशन क्या हुआ, टीचिंग लर्निंग का एक इंटीग्रल, उसके अंदर का एक पार्ट है जिसको आप अलग नहीं कर सकते हैं। इवेल्युएशन से ही टीचिंग होती है और टीचिंग करके ही आप इवेल्युएशन कर सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया कि आप जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव डिसाइड करके जा रहे हैं कि आज हमें ये पढ़ाना है, आप कैसे पता करेंगे कि आपने जो पढ़ाया बच्चों को समझ में आया या नहीं? तो जाहिर सी बात है आपको इवेल्युएशन करना पड़ेगा। ठीक है, अब दूसरी बात, अगर आप मान लीजिए कोई टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं और आपको ये देखना है कि भाई ये बच्चे उस टॉपिक को पढ़ने समझने के लायक हैं भी या नहीं, तो आप क्या करेंगे, उसके लिए भी आपको उनका इवेल्युएशन करना पड़ेगा। वो इवेल्युएशन कौन सा होगा, कौन सा टाइप हो जाएगा, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। ठीक है, और आपने जो पढ़ाया है वो समझा या नहीं, वो आप समेटिव इवेल्युएशन या फॉर्मेटिव इवेल्युएशन की हेल्प से पता कर सकते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? होप आप लोग समझ गए होंगे। तो ये लाइन आपको ध्यान रखना है कि इवेल्युएशन के बिना टीचिंग लर्निंग नहीं हो सकती है, और टीचिंग लर्निंग हो रही है तो इवेल्युएशन तो होगा ही। मीन्स इवेल्युएशन इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। चलें अब आगे बढ़ें, और बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको जानने को मिलेगी कि भाई इवेल्युएशन क्या है। तो जो अभी हमने डेफिनेशन देखी उसके अकॉर्डिंग हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक निकाल सकते हैं इवेल्युएशन के, तो उन्हें देखते हैं हम। इवेल्युएशन इज अ सिस्टमैटिक कंटिन्यूअस प्रोसेस। सिस्टमैटिक मतलब कि आपको टाइम टू टाइम इवेल्युएशन करना है, इसलिए हम इसको सिस्टमैटिक कर रहे हैं। टाइम टू टाइम में कौन सा चला जाएगा, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन, फिर डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन और समेटिव इवेल्युएशन। इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं कि इवेल्युएशन क्या है, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। और कैसी प्रोसेस है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, मतलब कि लगातार चलने वाली। लगातार चलने पर जब हम जो इवेल्युएशन करते हैं, मतलब कि फॉर्मेटिव इवेल्युएशन हमेशा चलता रहता है, तभी आपकी टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस जो है सही डायरेक्शन में जाएगी। क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता है कि जो आप पढ़ा रहे हैं वो बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं, तो टीचिंग का जो मेन एम होता है, चेंज इन बिहेवियर, वो पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कंटिन्यूअस होने के कारण ये लगातार बच्चे को और टीचर को फीडबैक देता है कि भाई आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं। इसलिए ये सिस्टमेटिक एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इट इज़ अ डायनेमिक प्रोसेस। डायनेमिक प्रोसेस से अगेन कहने का मतलब ये है, डायनेमिक मतलब कि जो लगातार होती रहे, मतलब
इसका एसेंस बना रहता है पूरी टीचिंग लर्निंग मेथड में। क्यों? बिकॉज इट गिव्स डायरेक्शन, इवेल्युएशन गिव्स डायरेक्शन टू द लर्निंग। आप इवेल्युएशन करते हैं तभी आपको पता पड़ता है कि अब आपको क्या पढ़ाना है और क्या नहीं पढ़ाना है। आज की क्लास में मैं जो पढ़ाने आई थी, मैंने इवेल्युएट करा, मुझे रिजल्ट अच्छे मिले, मतलब कि मुझे अब कल दूसरा टॉपिक पढ़ाना है, उससे हायर लेवल का या कोई और, पर अब मुझे वो नहीं पढ़ाना है। क्यों? क्योंकि जो मैं बताना चाहती थी वो मैक्सिमम बच्चों तक पहुंच चुका है। ठीक है, तो इट गिव्स डायरेक्शन टू द लर्निंग, दैट्स वाई इवेल्युएशन इज अ डायनेमिक प्रोसेस। ओके, नाउ नेक्स्ट इज इवेल्युएशन इज कॉम्प्रहेंसिव प्रोसेस। कॉम्प्रहेंसिव प्रोसेस से क्या मतलब है? मतलब कि ओवरऑल सब कुछ मिला करके, सब कुछ मिला करके मतलब कि कॉग्निटिव भी आ गया और नॉन कॉग्निटिव भी इसमें आ गया। कहने का मतलब ये है कि बस बच्चे की इंटेलेक्चुअलिटी ही डेवलप ना हो, साथ में उसमें हम जब इवेल्युएशन करते हैं तो सिर्फ कॉग्निटिव एबिलिटीज़ ही आप उसकी इवेल्युएट ना करें, साथ ही साथ उसका इमोशनल इंटेलिजेंस भी देख लें, आप सोशल इंटेलिजेंस भी देख लें, उसकी फिजिकल ग्रोथ को भी इवेल्युएट कर लें, उसके डेवलपमेंट को भी इवेल्युएट कर लें, है ना। तो इवेल्युएशन से आप कॉग्निटिव एरिया और नॉन कॉग्निटिव एरिया दोनों ही असेस कर सकते हैं, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? कॉम्प्रहेंसिव प्रोसेस कहते हैं। नाउ नेक्स्ट इज इवेल्युएशन इज अ कोऑपरेटिव प्रोसेस। कोऑपरेटिव प्रोसेस क्या है? देखिए, एक टीचर होने के नाते आप बच्चे का कॉग्निटिव तो पता असेस कर लेंगे, इवेल्युएट कर लेंगे, पर क्या नॉन कॉग्निटिव आप उतनी अच्छी तरीके से कर सकते हैं? नहीं। नॉन कॉग्निटिव इवेल्युएट करने के लिए आपको उसके पेरेंट्स से मिलना पड़ेगा, उसके फ्रेंड्स से मिलना पड़ेगा, उसके लाइक्स उसके डिसलाइक्स जानने पड़ेंगे, मतलब कि विदाउट द हेल्प ऑफ कम्युनिटी आप ये इवेल्युएशन कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसे कोऑपरेटिव प्रोसेस कहा जा रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट है इट इज इवेल्युएशन इज अ डिसिसिव और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। देखिए, जब हम इवेल्युएशन करने जाते हैं, ठीक है, तो हमें कुछ डिसीजन लेने पड़ते हैं कि भाई हम किन चीज़ों को इवेल्युएट करेंगे आज, है ना। और वो इवेल्युएशन किसके अकॉर्डिंग होता है? लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग होता है। मतलब हर एक स्टेज पर आपको डिसीजन लेना है इवेल्युएशन में। सबसे पहला तो आप इवेल्युएशन करेंगे तो किस चीज़ का इवेल्युएशन करेंगे? क्या लर्निंग ऑब्जेक्टिव थे, कौन सी मेथड यूज़ करेंगे, कौन से इवेल्युएशन करने के लिए कौन से टूल्स यूज़ करेंगे, टेस्ट लेंगे, ओरल टेस्ट, ओरल आप उनका टेस्ट ले लेंगे, रिटन टेस्ट लेंगे, रिटन में ऑब्जेक्टिव होगा या फिर थ्योरेटिकल होगा, ये सारी चीज़ें। तो हर एक स्टेप में इवेल्युएशन में आपको डिसीजन लेने पड़ते हैं, इसलिए ये डिसिसिव या फिर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है। और लास्ट और जो इम्पॉर्टेंट है इट इज़ ऑब्जेक्टिव बेस्ड प्रोसेस। ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्यों है? जैसा कि मैंने आपको बताया, आप पहले ही पॉइंट में डिसाइड कर लेंगे कि आप किन लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को लेकर के इवेल्युएशन करने वाले हैं, इसलिए ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड है। कुछ प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव है, आपके उद्देश्य है, आपके उन्हीं को ध्यान में रखते हुए आप इवेल्युएशन करेंगे, इसलिए ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड प्रोसेस है। ठीक है, होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा दैट व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इवेल्युएशन। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट है हमारा पर्पस ऑफ इवेल्युएशन। इवेल्युएशन किया क्यों जाता है? देखिए, इवेल्युएशन जैसा कि मैंने आपको बताया इट इज़ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो टीचिंग को इम्प्रूव करने के लिए भी और लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए, दोनों का इम्प्रूवमेंट करने के लिए इवेल्युएशन बेहद ज़रूरी है। ये दो बेसिक पर्पस हैं इवेल्युएशन के। ठीक है, फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ लर्निंग। इम्प्रूवमेंट ऑफ लर्निंग मतलब कि जो लर्नर है, जो स्टूडेंट है, जो हमने पढ़ाया, जो हमारे इंस्ट्रक्शनल जो ऑब्जेक्टिव्स थे, जो लेकर के हम क्लासरूम में गए, हमने पढ़ा दिया, बच्चा सीखा या नहीं, ये पता करने के लिए हम क्या करते हैं? इवेल्युएशन करते हैं। ठीक है, बच्चा नहीं समझ पाया तो क्या करें? उसकी लर्निंग को और कैसे इम्प्रूव कर पाएँ? कब पता पड़ेगा कि नहीं समझ पाया? आपको इवेल्युएशन करना पड़ेगा। मतलब कि अगर लर्नर की लर्निंग को इम्प्रूव करवाना है तो इवेल्युएशन करना पड़ेगा।
ठीक है। मतलब कि लर्निंग तभी इम्प्रूव होगी जब आप उसका इवैल्यूएशन करेंगे। नेक्स्ट चीज़ आती है इम्प्रूवमेंट ऑफ टीचिंग। टीचिंग का कैसे इम्प्रूवमेंट, जब आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं, उसे नहीं समझ में आ पा रहा है, तो आप क्या करेंगे, अपने टीचिंग मेथड्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, स्ट्रेटजीज को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है भैया, एक डिमॉन्स्ट्रेशन से नहीं समझ में आ रही है कोई चीज़ तो दूसरी मेथड लगा दें, और कोई टीचिंग एड लेकर के आ जाए उससे रिलेटेड। लेक्चर से समझ में नहीं आ रहा है तो और कोई मेथड अप्लाई कर लें। ठीक है, तो जब आप इवैल्यूएशन करते हैं तो आपको पता पड़ता है कि भाई बच्चे में प्रॉब्लम है या हमारी टीचिंग मेथड में प्रॉब्लम है। तो अकॉर्डिंग टू द इवैल्यूएशन फिर आप अपनी टीचिंग मेथड्स को भी इम्प्रूव करते हैं और बच्चे की उसके साथ बच्चे की लर्निंग भी इम्प्रूव होती है। नेक्स्ट है रिन्यूअल ऑफ करिकुलम एंड कोर्स कंटेंट। रिन्यूअल ऑफ करिकुलम और कोर्स कंटेंट की बात, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया भी था, अगर आपका जो करिकुलम है, जो पढ़ाने के लिए आप जा रहे हैं, वो बच्चे की एज के अकॉर्डिंग नहीं है, या फिर आप सेम चीज़ बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो वो क्लास को डिस्टर्ब करेंगे। क्यों? क्योंकि वो तो उन्होंने पहले ही पढ़ा हुआ है तो वो इंटरेस्ट उन्हें आएगा ही नहीं। ठीक है, ऐसा कई बार होता है कि ओवरलैप कर जाता है सिलेबस। ठीक है, तो सिलेबस और करिकुलम को किस तरीके से रिन्यू करना है या चेंज करना है, अकॉर्डिंग टू द लर्नर्स नीड आपको चलना है। तो इवैल्यूएशन आपको हेल्प करेगा कि आप क्या करें, अपने करिकुलम को चेंज करें या कोर्स कंटेंट को बदल लें। ठीक है। नाउ नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ नॉन कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज़। जैसे कि अभी हमने बात करी थी डेफिनेशन में, इवैल्यूएशन से ना सिर्फ हमें बच्चे की कॉग्निटिव एबिलिटीज़ का पता पड़ता है, बल्कि उसके नॉन कॉग्निटिव एबिलिटीज़ का भी पता पड़ता है। तो यहाँ पर बात सिर्फ ना ही इंटेलिजेंस की नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, सोशल इंटेलिजेंस, आपका इमोशनल इंटेलिजेंस और अलग अलग पर्सनैलिटी के जितने भी ट्रेट्स होते हैं वो सब भी आप जो है पता लगा सकते हैं इवैल्यूएशन के थ्रू, कि भाई इसके जो पर्सनैलिटी के अलग अलग एस्पेक्ट हैं वो किस तरीके के हैं और किस तरीके से उनमें इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। तो ये हो गए पर्पस इवैल्यूएशन के 4 पर्पस। उसके बाद हम अभी लगातार बात कर लेते हैं साथ में स्टेप्स ऑफ इवैल्यूएशन, फिर हम बढ़ेंगे जैसे मैंने बताया था क्राइटेरिया, नॉन क्राइटेरिया वाले, नॉन क्राइटेरिया वाले टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन पे चलेंगे। तो देखिए, जब भी इवैल्यूएशन करने की बात आती है तो सबसे पहली चीज़ क्या हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पर मैं बता दूँ आपको स्टेप्स ऑफ इवैल्यूएशन। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ, इवैल्यूएट कैसे करेंगे, किस चीज़ को इवैल्यूएट करेंगे आप, तो फॉर्मेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, फिर दूसरी चीज़, इन इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, ये आप सिखाना चाहते हैं तो अब बच्चों को सिखाने के लिए आप क्या करेंगे, टीचिंग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा इंस्ट्रक्शन और टीचिंग, और फिर थर्ड क्या होगा आपका इवैल्यूएशन। और दोस्तों ये जो है ये आप कह सकते हैं स्टेप्स ये इंटर रिलेटेड होती हैं, बिल्कुल, है ना, एक दूसरे से जुड़ी हुई। फिर इवैल्यूएशन होगा, फिर इवैल्यूएशन के अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा, अपने इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स बनाने पड़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इवैल्यूएट करा आपने कि भैया बच्चों को जो है ये पर्टिकुलर टॉपिक समझ में नहीं आया, तो फिर आपका इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव वो पर्टिकुलर टॉपिक हो जाएगा, फिर आप उसके अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे, फिर आपका जो है टीचिंग करेंगे, फिर इवैल्यूएशन करेंगे, फिर इस तरीके से ये सर्कल चलता रहेगा, स्टेप्स ऑफ इवैल्यूएशन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लेवल्स ऑफ इवैल्यूएशन। ध्यान से इसको समझने की ज़रूरत है दोस्तों। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेके चलेंगे कि सपोज किसी बच्चे को मैथ्स में जो है 60 मार्क्स आए हैं। ठीक है, अब बच्चे को 60 मार्क्स आ गए मैथ्स में। अब ये सक्सेसफुल रहा, इसकी क्या अचीवमेंट है, इसने प्रोग्रेस करी या नहीं, ये आप कैसे पता लगाएंगे। सिर्फ आपको बताया गया है कि आप इस बच्चे को 60 मार्क्स आए हैं,
जाहिर सी बात है किसी का अचीवमेंट या किसी की प्रोग्रेस पता करने के लिए इन मार्क्स को हमको कंपेयर करना पड़ेगा और वहीं से निकल करके आएगा लेवल्स ऑफ इवैल्यूएशन। ठीक है, अब इस 60 मार्क को हम 3 तरीके से कंपेयर कर सकते हैं। सबसे पहला कंपैरिजन, कंपेयर्ड विथ द प्रीवियस मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, प्रीवियस मार्क्स ऑफ द चाइल्ड। ये जो भी बच्चा है इसके खुद के जो पुराने नंबर थे, पिछले जो नंबर थे, उससे हमने कंपेयर करना है इसको। तो इस तरीके का इवैल्यूएशन जिसमें हम बच्चे का कंपैरिजन उसके खुद की प्रीवियस परफॉर्मेंस से करते हैं, तो वो कहलाता है सेल्फ रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन। सेल्फ रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन। समझ पा रहे हैं आप बात को? तो सिर्फ नंबर अगर आपको कोई दे दे तो आप ये नहीं बता सकते कि बच्चे ने कुछ अचीव किया है या नहीं, कुछ प्रोग्रेस करी या नहीं। यू हैव टू कंपेयर दैट मार्क्स विथ द प्रीसेट, कह सकते हैं हम पहले से जो डिसाइडेड क्राइटेरियाज है उससे, या फिर उसके खुद के मार्क्स से, या अदर बच्चों से कंपैरिजन करके। ठीक है, तो सबसे पहला तरीका क्या है इवैल्यूएशन का? सेल्फ रेफरेंस इवैल्यूएशन। इसमें हम बच्चे के मार्क्स को उसके खुद के प्रीवियस मार्क्स से कंपेयर करते हैं। हालांकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा डिटेल में और पढ़ी जा सकती है, पर हम उस हिसाब से पढ़ रहे हैं। एक तो अभी रिवीजन का टाइम है, दूसरा ये अगर डिटेल में पढ़ने बैठेंगे तो किताबें लिखी जा सकती है दोस्तों, ये एक एक टर्म के ऊपर। ठीक है, तो अभी इम्पॉर्टेंट पॉइंट लेते हुए चल रहे हैं हम। दूसरा, ये 60 मार्क्स हमने कंपेयर करे, कंपेयर्ड विथ सर्टेन क्राइटेरियाज डिसाइडेड बाय द टीचर। ठीक है, ये 60 मार्क्स, सपोज हमने बोला कि ये एग्जांपल है कि बच्चे को 60 मार्क्स आए। सपोज टीचर ने ये क्राइटेरिया सेट करा था कि भाई जिस बच्चे को 70 मार्क्स के ऊपर आएंगे, ठीक है, वही माना जाएगा कि हाँ भाई इसने कुछ सीखा है या इसको पास माना जाएगा। ठीक है, तो समझ पा रहे हैं आप, इस 60 मार्क्स को जब हमने टीचर ने जो क्राइटेरिया सेट किया उससे कंपेयर कर रहे हैं, तो जब हम प्रीवियसली डिसाइडेड क्राइटेरिया से मार्क्स को, बच्चे के मार्क्स को कंपेयर करते हैं, तो वो कहलाता है क्राइटेरियन रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन। क्राइटेरियन रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन। क्लियर है इतना? नाउ नेक्स्ट तरीका, जब हम इस बच्चे के मार्क्स को इसके पीयर ग्रुप से कंपेयर करें। ठीक है, पीयर ग्रुप मतलब इसके साथ के जो स्टूडेंट है उससे कंपेयर करें। व्हेन मार्क्स आर कंपेयर्ड विथ द मार्क्स ऑफ पीयर ग्रुप। ओके, तो इस तरीके का इवैल्यूएशन क्या कहलाएगा? नॉर्म रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन कहलाएगा। ठीक, तो ये हो जाते हैं लेवल्स ऑफ इवैल्यूएशन। इसके अकॉर्डिंग अब एक टास्क आप लोगों के लिए दोस्तों, जब हम किसी भी कोई एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आपके परसेंटाइल निकलते हैं, या हमारे खुद के नेट के एग्ज़ाम में परसेंटाइल निकलते हैं सॉरी, तो आप बताइएगा कि वो इनमें से किस क्राइटेरिया में आते हैं। और अगर यहाँ तक वीडियो में आप पहुँचे हैं तो प्लीज़ जो है आप कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा इस चीज़ का आंसर। और हाँ दोस्तों, मैं बार बार बोलना भूल जाती हूँ, जितने भी इसके पहले लेक्चर हुए हैं इस सीरीज़ से रिलेटेड, हमारा टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक पेज और क्या है, बस इन सब की डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई यस वेबसाइट है, वहाँ पर जाकर के आप फ्री में टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं। कुछ यूनिट वाइज मैंने वहाँ पर
क्विज़ वगैरह डाले हुए हैं, आप जा कर के विजिट ज़रूर कीजिएगा। तो चलते आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, दैट इज़ द टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन में समेटिव, फॉर्मेटिव एंड डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन हम लोग देखेंगे। चलिए दोस्तों, तो अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन। जैसा कि मैंने आपको इंट्रो में भी बताया था, 3 टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन होते हैं, समेटिव इवेल्युएशन, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन एंड डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। बिल्कुल टू द पॉइंट देखेंगे, वो पॉइंट देखेंगे जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले देख रहे हैं समेटिव इवेल्युएशन, उसके क्या की पॉइंट्स है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है, कहाँ यूज़ होता है, क्या इंपॉर्टेंस है, ये देखते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ आपको याद रखना है, समेटिव इवेल्युएशन एक फॉर्मल इवेल्युएशन है। फॉर्मल इवेल्युएशन क्यों है? क्योंकि ये एक प्रॉपर सेटअप में होता है, इसको करने के कुछ फिक्स्ड तरीके हैं इस तरीके के इवेल्युएशन करने के, ठीक है। जैसे कि आपका एनुअल एग्ज़ाम हो गया, हाफ ईयरली एग्ज़ाम हो गए, या कोई आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जाते हैं जहाँ पर आप किसी कोर्स में एडमिशन ले रहे होते हैं, वो सब किसकी कैटेगरी में आते हैं? समेटिव इवेल्युएशन की कैटेगरी में आते हैं। तो जाहिर सी बात है, इनको कराने के कुछ फिक्स्ड रूल हैं, कुछ तरीके हैं, मतलब ये फॉर्मल औपचारिक तरीक़ों से करवाया जाता है। That's why it is called the formal evaluation. Okay, it comes at the end of the term, course और program. कोई भी पढ़ाई आप कर रहे हैं, कोई कोर्स कर रहे हैं या कोई प्रोग्राम कर रहे हैं, तो उसके आखिरी में जो आपका टेस्ट लिया जाता है वो किस कैटेगरी में आता है? समेटिव इवेल्युएशन की कैटेगरी में आता है। नाउ इट इज़ अ फॉर्मल टेस्टिंग ऑफ पीपल्स अचीवमेंट। तो फॉर्मल औपचारिक तरीके से जब बच्चों के अचीवमेंट को टेस्ट किया जाता है, दैट इज समेटिव इवेल्युएशन। एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे इसके? हाफ ईयरली, एनुअल एग्जाम। देखिए दोस्तों, जो भी पॉइंट मैंने यहाँ लिखे बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के दृष्टिकोण से यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो है उनमें ज़रूर देखिएगा। पर्पस ऑफ एसी मतलब कि समेटिव इवेल्युएशन। समेटिव इवेल्युएशन क्यों किया जाता है? ग्रेड देने के लिए, रैंक देने के लिए, क्लासीफाई करने के लिए कि बच्चों का लेवल क्या है, कंपेयर करने के लिए, एंड टू प्रमोट द पीपल टू द नेक्स्ट लेवल। ठीक है, ग्रेड देने के लिए, रैंक देने के लिए, क्लासीफाई करने के लिए, कंपेयर करने के लिए भी समेटिव इवेल्युएशन, और जब किसी दूसरी कक्षा में या दूसरे लेवल पर प्रमोट करने के लिए भी क्या किया जाता है? समेटिव इवेल्युएशन किया जाता है। अब इवेल्युएशन में जैसे मैंने आपको बताया, समेटिव इवेल्युएशन कैसे करेंगे? कुछ भी तरीके हो सकते हैं। ऑब्जेक्टिव टेस्ट हो सकता है, रिटन टेस्ट, आपका लेंदी जो शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, ये सब टूल्स हो गए। ठीक है, समेटिव इवेल्युएशन आप कैसे करेंगे? आप कुछ टूल्स का यूज़ करेंगे। वो टूल्स क्या हो गए? टेस्ट हो गया, ओरल टेस्ट हो गया, ठीक है, प्रैक्टिकल करवा लिया, तो ये सब टूल्स ऑफ इवेल्युएशन है। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग? चलिए, टू गिव सर्टिफिकेट, अगर किसी को सर्टिफिकेट कोई असाइन करना है किसी कोर्स के बाद, तो उसके पहले जो इवेल्युएशन किया जाएगा वो किस कैटेगरी में आएगा? समेटिव इवेल्युएशन। अगर किसी स्टूडेंट को स्कॉलरशिप देना है या किसी पर्टिकुलर कोर्स में एडमिशन देना है, उसके पहले भी जो एग्ज़ाम लिया जाता है वो किस कैटेगरी में आता है? समेटिव इवेल्युएशन में। ठीक है, प्रेडिक्शन रिगार्डिंग द सक्सेस ऑफ स्टूडेंट, और समेटिव इवेल्युएशन के बेसिस पर जो आप एग्ज़ाम लेते हैं, जो एग्ज़ाम ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप बच्चा फ्यूचर में कैसे करेगा, किन क्षेत्रों में सक्सेसफुल रहेगा, ये बताने के लिए, ये पता लगाने के लिए जो एग्ज़ाम लिए जाते हैं वो किसके कैटेगरी में आते हैं? समेटिव इवेल्युएशन की कैटेगरी में आते हैं। तो ये हमारा समेटिव इवेल्युएशन का मेन पार्ट, इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स हो गए। चलिए अब देखते हैं फॉर्मेटिव इवेल्युएशन को, आप नोट कर लीजिए। इट इज़ इनफॉर्मल इन नेचर। देखिए, जो समेटिव इवेल्युएशन था वो कैसा था? फॉर्मल था। ये इनफॉर्मल है, मतलब कि इसका कोई एक प्री सेट पैटर्न नहीं है कि आपको इस तरीके से ही इवेल्युएशन करना है। ठीक है, आप कोई सा भी तरीका अपना सकते हैं, कभी भी टेस्ट ले लीजिए, कभी भी आप ऑब्जर्वेशन कर लीजिए बच्चों का कि जो हमने सिखाया है वो सीख पाए हैं या नहीं। ओरल टेस्ट हो गया, स्मॉल जो है आप ऑब्जेक्टिव टेस्ट ले सकते हैं। तो ये सब फॉर्मल इवेल्युएशन में आ जाएगा। मतलब कभी भी, कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है, उसका कोई डेट नहीं है, कभी भी जब आप टेस्ट ले लें तो वो किस कैटेगरी में चला जाएगा? फॉर्मल इवेल्युएशन की कैटेगरी में चला जाएगा।
Now it is done during the course of instruction with a view to improve students learning. During the course instruction मतलब कि जब आपको पढ़ाया जा रहा है उसके दौरान कभी भी जो आपका एक छोटा मोटा टेस्ट ले लिया जा रहा है वो किसकी कैटेगरी में आ जाता है, इन आपके फॉर्मेटिव इवेल्यूएशन में आ जाता है। और इस छोटे से अनस्पेसिफाइड टेस्ट का टाइमिंग के अकॉर्डिंग अनस्पेसिफाइड टेस्ट का मकसद क्या है, टू इम्प्रूव द स्टूडेंट लर्निंग। नाउ नेक्स्ट है FE मतलब कि फॉर्मेटिव इवेल्यूएशन इज डन कंटिन्यूसली थ्रू आउट द कोर्स पीरियड। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंटिन्यूसली होने वाला। फॉर्मेटिव मतलब कि जो हमेशा चलता रहे, तो फॉर्मेटिव इवेल्यूएशन कंटिन्यूसली चलता रहता है जब तक कि वो पूरा कोर्स ख़त्म ना हो जाए। और जब वो पूरा कोर्स ख़त्म हो जाएगा तो लास्ट में जो एग्ज़ाम होगी वो किसकी कैटेगरी में आएगी, समेटिव इवेल्यूएशन। तो छोटे छोटे जो टेस्ट पूरे पढ़ाई के दौरान जो चलते रहेंगे वो कंटिन्यूसली जो चलते रहेंगे वो फॉर्मेटिव इवेल्यूएशन। एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे फॉर्मेटिव इवेल्यूएशन के, यूनिट टेस्ट, इनफॉर्मल क्लास टेस्ट, असाइनमेंट्स दे दीजिए, या अदर कोई क्लास एक्टिविटी आपने रोल प्ले करवा लिया है ना, या कुछ बच्चों से डिमॉन्स्ट्रेट करा लिया, डिस्कशन करा लिया, कुछ भी ऐसी एक्टिविटी जिससे आपको पढ़ाई के दौरान ही बच्चों की लर्निंग या उनकी लर्निंग में जो प्रोग्रेस हुई है उसके बारे में पता पड़ सके, वो क्या है, फॉर्मेटिव इवेल्यूएशन है। नाउ डन बाय द मल्टीपल टेक्निक। कैसे करेंगे आप फॉर्मेटिव इवेल्यूएशन, या तो ऑब्जर्वेशन करेंगे, ओरल टेस्ट लेंगे, रिटन टेस्ट लेंगे, ये कुछ टेक्निक्स हो गई इवेल्यूएशन करने की। नाउ पर्पस क्या है, पर्पस है टू प्रोवाइड फीडबैक रिगार्डिंग स्टूडेंट्स लर्निंग। तो देखिए कोई सा भी इवेल्यूएशन होगा उसका कुछ ना कुछ पर्पस होगा, ठीक है। फॉर्मेटिव इवेल्यूएशन का पर्पस क्या है, फीडबैक देना है ना। पढ़ाई के दौरान ही टीचर को पता लग जाएगा कि उसके स्टूडेंट की जो लर्निंग है, जो प्रोग्रेस है वो कैसी है, वो पहले से इम्प्रूव कर पा रहा है या नहीं। ये आपको समेटिव इवेल्यूएशन से पता नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि समेटिव इवेल्यूएशन कब होता है, पूरी पढ़ाई के बाद। यहाँ आपको पढ़ाई के बीच में ही आप जो छोटा टेस्ट ले रहे हैं उससे पता पड़ रहा है कि भाई जो पहले जो बच्चा जानता था या जो मैंने सिखाया वो बच्चा सीखा है या नहीं सीखा है। नाउ इट प्रोवाइड फीडबैक रिगार्डिंग इफिशिएंसी ऑफ टीचिंग मेथड। अब मान लीजिए बच्चा नहीं सीखा या सीख भी गया तो आपको एक आइडिया मिलेगा, आपको एक फीडबैक मिलेगा कि भाई जो टीचिंग मेथड में यूज़ कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो जो है सही है, वो कितनी इफ़िशिएंट है, कितनी पावरफुल है, वो उससे बच्चे समझ पा रहे हैं या नहीं। सपोज़ आपने एक टॉपिक लेक्चर से पढ़ाया, नहीं आया समझ में बच्चों को, तो आपको और आपने छोटा सा टेस्ट लिया उसके बाद, तो आपको लगा कि भाई मोर देन 60% बच्चों को समझ में नहीं आया है। मतलब क्या हुआ कि टीचर खराब है। हो सकता है कई बार कि आपने कोई टॉपिक पढ़ाने के लिए टीचिंग मेथड भी गलत यूज़ करी हो, तो टीचिंग मेथड की इफ़िशियंसी कितनी है ये पता पड़ेगा। फिर है इफ़ेक्टिवनेस ऑफ कोर्स कंटेंट। जो आपका जो कोर्स कंटेंट है वो कितना इफ़ेक्टिव है, कितनी अच्छी तरीके से अरेंज्ड है, वो बच्चों की, जिन बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं उनकी मेंटल एज के अकॉर्डिंग है या नहीं। ऐसा तो नहीं कि आप कोर्स कंटेंट को रिपीट कर रहे हैं इसलिए बच्चे उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे, है ना। कई बार ऐसा होता है जो आप 6th क्लास के बच्चे को 5th का फिर से पढ़ाने लग जाएंगे या ओवरलैप करेंगे उस टॉपिक को, पिछले पढ़ा हुआ है फिर से वहीं से पढ़ाना शुरू कर दिया, ठीक है। तो इफ़ेक्टिवनेस ऑफ कोर्स कंटेंट यहाँ से पता पड़ेगा। तो ओवरऑल इसका मकसद क्या है, फॉर्मेटिव इवेल्यूएशन का ओवरऑल मकसद है टू इम्प्रूवमेंट इन लर्निंग, ठीक है। तो ये बात हो गई यहाँ पर फॉर्मेटिव इवेल्यूएशन। फॉर्मेटिव इवेल्यूएशन और आपके समेटिव इवेल्यूएशन में कुछ की पॉइंट्स डिफरेंस है। ये इनफॉर्मल है, समेटिव जो है फॉर्मल है। समेटिव में डेट टाइम सब फिक्स रहता है, फॉर्मेटिव में डेट टाइम कुछ भी फिक्स नहीं है, टीचर जब चाहे तब ले सकता है आपकी एग्ज़ाम, ठीक है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गए। अब चलेंगे हम लोग डायग्नोस्टिक इवेल्यूएशन क्या है उसके की पॉइंट्स को देख लेंगे। इवेल्यूएशन, डायग्नोस्टिक इवेल्यूएशन के क्या की पॉइंट्स हैं ये देख लेते हैं। ओके, देखिए सबसे पहला, बहुत ध्यान से इसको समझने की ज़रूरत है। कुछ यहाँ पर मेजर टर्म्स हैं, किस तरीके से रिलेट कर रही हैं वो देखेंगे।
डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन टू फाइंड आउट द अंडरलाइंग कॉज ऑफ वीकनेस इन स्टूडेंट। बच्चे में जो वीकनेस है, जो कमजोरी है, वो सीख नहीं पा रहा है, क्यों नहीं सीख पा रहा है, ये पता करने के लिए जो हम इवैल्यूएशन करते हैं तो किसके अंदर चला जाता है, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। मतलब कि किसी बच्चे की कमजोरी जानने के लिए कि वो कक्षा में, क्लास में, किसी सब्जेक्ट के किसी टॉपिक में क्यों कमज़ोर है, वो जानने के लिए आपने जब उसका टेस्ट लिया तो वो किस कैटेगरी का हो जाएगा, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के अंतर्गत आ जाएगा। इससे क्या पता होता है, Thus diagnostic evaluation provide a starting point to carry out the instruction। कहने का मतलब ये है कि जब आप डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करते हैं तो वो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन ही आगे आप क्या पढ़ाएंगे वो डिसाइड करता है। मतलब कि डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करने पर आगे की जो रूपरेखा होगी तभी वो टीचर बना पाएगा, क्या पढ़ना है, क्या पढ़ाना है, तभी वो डिसाइड कर पाएगा। ठीक है, आपको बच्चे की कमज़ोरी पता पड़ गई कि भाई इससे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो आप अगली क्लास में वही पढ़ाएंगे। मतलब कि डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन प्रोवाइड स्टार्टिंग पॉइंट, कहाँ से आपको स्टार्ट करना है, इंस्ट्रक्शन। ये कौन बताता है, कौन हेल्प करता है इसमें, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, इट हेल्प्स टू नो द एंट्री बिहेवियर ऑफ अ स्टूडेंट। अब देखें कि डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन जो है वो जो है किन चीज़ों में हेल्प करता है। तो कोई बच्चे, जब आप डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करेंगे तो उससे आपको बच्चे का एंट्री बिहेवियर पता पड़ेगा। मतलब कि वो बच्चा रेडी टू लर्न है या नहीं, वो सीखना चाहता है या नहीं, उसकी मेंटल एज, वो फिज़िकली इस तरीके का है या नहीं कि जो आप पढ़ाना चाह रहे हैं वो उस चीज़ को पढ़ पाएगा, समझ पाएगा। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन से आपको बच्चे का एंट्री बिहेवियर पता पड़ता है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन आपको हेल्प करता है कि आप बच्चे के प्रीवियस नॉलेज को चेक कर सकें। प्रीवियस नॉलेज को चेक करेंगे तभी आपको किस लेवल से पढ़ाना है वो समझ में आपको आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है it helps teacher to classify student according to their level of mastery. This help them to work out on the remedial classes। और डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन जब आप करते हैं तो इससे टीचर को एक ऐसा साधन मिल जाता है कि वो बच्चों को कैटेगरी वाइज डिवाइड कर सकता है कि हाँ भाई ये बहुत अच्छा बच्चा है पढ़ने में, ये एवरेज है और ये डल है। तो उससे क्या करा, उन्होंने क्लासीफाई कर लिया और अब किस बच्चे को किस तरीके से रेमेडियल क्लासेस देना है, रेमेडियल क्लासेस मतलब सुधार करने वाली क्लासेस देना है, उस पे काम करना टीचर के लिए बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो बाकी ज़्यादा बिल्कुल डिटेल में जाने की मुझे नहीं लगता इस सेंटेंस में ज़रूरत है। आप सभी जानते होंगे कि रेमेडियल क्लासेस क्या होती है। जो एवरेज या जो डल कैटेगरी के बच्चे होते हैं उनको रेमेडियल क्लासेस दी जाती है ताकि वो अपना लेवल थोड़ा ऊपर कर सकें। जो चीज़ें उन्हें समझ में नहीं आ रही हैं उनको अलग से बैठा करके और सिंपलेस्ट वे में और अच्छी मेथड्स के हेल्प से सिखाया जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। आप इसको